नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विगत कई वर्षों से प्रतिष्ठित भारत नेपाल के मध्य काली नदी पर स्वीकृत जिले के पहले मोटर पुल का सोमवार यानी आज शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 110 मीटर स्पान का शिलान्यास किया और इस पुल के निर्माण में जहां भारत और नेपाल के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, उसी दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत नेपाल के बीच छारछूम में इस पुल के बनने से दोनों देशों के बीच आगमन सुलभ होगा और पर्यटन और रोजगार में बढ़ोतरी होगी। ये पुल दोनों देशों के मैत्रिक संबंधों को बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारत नेपाल के बीच छारछूम में ये बनने वाला पुल, जिसका 110 मीटर स्पान रहेगा, इसके बनने से जहां दोनों देशों के बीच आगमन सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आने जाने में आसपास के क्षेत्रों में जहां पर्यटन एवं अन्य काम धंधे, रोजगार सभी में एक तरह से अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होगी, एकदम से बढ़ेगा। वहीं मैं समझता हूं कि ये पुल दोनों देशों के लिए मैत्री के संबंधों को बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जहां बनबसा से लेकर यहां तक कोई भी दूसरा पुल नहीं है, अब इस पुल के बन जाने से इस क्षेत्रवासियों को और नेपाल के आसपास के लोगों को बहुत आसानी होगी। और हम लोगों ने इसी साल इसको स्वीकृति प्रदान की है। 32 करोड़ रुपए की धनराशि से यह पुल बनेगा और इसको 12 महीने के अंदर इसको पूरा किया जाएगा। भारत नेपाल सीमा के सीमांत क्षेत्र खटीमा में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, आपको बता दें, और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को खटीमा नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी घायलों का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे। मामले में चिकित्सक ने पुष्टि करते हुए बताया कि खटीमा के ग्रामीण इलाके में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक महिला की मृत्यु हो गई है, बाकी 3 लोग घायल अवस्था में यहाँ पे लाए गए थे नागरिक चिकित्सालय में, जिनका घायलों का इलाज कर दिया गया है, सभी स्थिर हैं। इन सभी को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अभी आधे घंटे पहले इस अस्पताल में आए थे। उन्होंने सभी के हालचाल जाना है और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उनके द्वारा। सभी मरीज स्थिर हैं और उनको जैसे ही वो उनका इलाज पूरा हो जाता है उनको। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में आपको बता दें कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे 20 विभाग की सूची उनके पास आई है जिनकी भर्तियां नियम के विरुद्ध हुई हैं। ऐसे में हरीश रावत की पोस्ट पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत सुर्खियां बटोरने के लिए अपने सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं और उनका कहना है कि हरीश रावत बिना तथ्यों के आधार पर लोगों की कही बातों पर आ जाते हैं। अगर उनके पास कोई लिस्ट होती तो वो अपने सोशल मीडिया पेज पर उसे पोस्ट कर उसे साझा करते और बाद में उसे डिलीट क्यों कर दिया। चंपावत जनपद में हुई भारी बारिश के कारण बीते रोज टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 विभिन्न स्थानों में बंद हो गया था और जिसे खोले जाने का कार्य रविवार को भी जारी रहा। सभी स्थानों पर मशीनों के माध्यम से मार्ग खोलने का कार्य लगातार जारी है और वहीं कड़ी मशक्कत के बाद कुछ जगहों पर मार्ग खोलकर यातायात सुचारू कर दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने स्वाला अमोड़ी सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसके बाद उस स्थान में वाहनों की निकासी कराई गई। जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसे कुल 28 स्थान हैं जहां पर सुरक्षा से संबंधित कार्य होने हैं, जिसके 190 करोड़ की प्रोजेक्ट्स फाइल बनाकर केंद्र सरकार को भेजी गई है, जिसके पास होते ही इन स्थानों पर होने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिल सकेगा। ये कल जो बारिश आई थी तो कल से ये सुबह से ही बंद है, तो अभी ये खोल दिया गया है मोटर व्हीकल्स के लिए, क्योंकि एम्बुलेंस एंड ट्रक्स हैं, लॉजिस्टिक्स का ये मेन रूट है और पिथौरागढ़ जाने का मेन रास्ता भी है, तो अभी ये खोल दिया गया है। और ऐसे हमारे 28 पॉइंट्स हैं पूरे चंपावत में, जिनका 190 करोड़ प्लस का भारत सरकार में DPR गया हुआ है। चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने विगत 2 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद टनकपुर और बनबसा के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में हुए नुकसान का निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी, संबंधित विभागीय अधिकारियों, ग्राम प्रधान और स्थानीय लोगों के साथ जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इलाज में कंट्रोल रूम है, NHPC का, वहाँ पे निरीक्षण किया है और चीनी गोट में आम बाग में निरीक्षण किया है। जो ड्रेनेज प्लान हमारा बन रहा है, अंडर प्रिपरेशन है, उसमें कंसल्टेंसी को हायर करने का टेंडर निकाला हुआ है। तो अभी 3 महीने में वो सर्वे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है, जिसके तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पोस्ट कार्ड के जरिए प्रधानमंत्री को शुभकामनाओं के संदेश भेजे जा रहे हैं। हरिद्वार से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महेंद्र रविंद्रपुरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड के जरिए बधाई संदेश भेजा और साथ ही निरंजनी अखाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान महेंद्र रविंद्रपुरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पत्र में ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है स्वस्थ रहे, दीर्घ आयु रहे और आगे चल के और प्रधानमंत्री बने रहें। जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे, प्रधानमंत्री बने रहें, जिससे हमारे जो भारत की उन्नति होगी, भारत का विकास होगा, जितने भी हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके हित में कार्य। उत्तराखंड में बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि मरीजों में बुखार के साथ डेंगू के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। जिला अस्पताल कोरोनेशन के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट का कहना है कि अस्पताल में आने वाला हर दूसरा व्यक्ति बुखार से पीड़ित है। 10 में से 9 मरीज डेंगू के लक्षण वाले बुखार से पीड़ित हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जांच कराने पर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव आ रही है। यानी मरीजों में डेंगू पॉजिटिव दर काफी कम है, जबकि डेंगू के लक्षण बहुत ज्यादा हैं। आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है। मैं तो कहूंगा कि अगर 100 डेंगू के मरीज हैं तो 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, 90 की नहीं आ रही। इसके पीछे कारण यह है कि कुछ सीरोटाइप्स हैं, जैसे डेंगू 4 तरह के वायरसेस से होता है, तो जिसमें क्या है टाइप 2 और टाइप 4 में फॉल्स नेगेटिव का चांस ज्यादा है कि अगर टाइप 2 और टाइप 4 से इन्फेक्शन हो तो हो सकता है कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए। और दूसरा ये है कि री इन्फेक्शन के भी मामले हैं, जिनमें कि री इन्फेक्शन का मतलब यानी कि सेकेंडरी इन्फेक्शन या दोबारा डेंगू होना, यानी कि पहले एक प्रकार का डेंगू था, अब दूसरे प्रकार का डेंगू है। तो कई ये चीजें सामने आ रही है और कई लोगों की आप देखेंगे कि डेंगू है लेकिन टाइफाइड रिपोर्ट पॉजिटिव दी है, और डेंगू और टाइफाइड भी एक साथ लैबों ने पॉजिटिव दी। इसमें लैब्स का कोई दोष नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि लैबें गलत रिपोर्ट दे रही हैं, लेकिन डॉक्टरों को चाहिए कि वो TLC के आधार पर डेंगू की पहचान करें। TLC डेंगू में काफी लो आ जाती है, लगभग 2000 या उससे भी नीचे। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि डेंगू सीवियर हो रहा है। और प्लेटलेट पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जैसा कि सर्वविदित है, लेकिन डेंगू के सीरियस मामले आ रहे हैं, उनको अच्छे सपोर्टिव केयर की जरूरत है। इसलिए डॉक्टरों को अपने क्लिनिकल सेंस, डॉक्टरी ज्ञान पर ही विश्वास करना होगा। डेंगू की रिपोर्ट के आधार पर डेंगू का इलाज करना उचित नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्ट के इलाज करने में हमारे जो मरीज हैं बहुत परेशान हैं और बुखार से आजकल, और बहुत उनमें जो है कमजोरी के लक्षण, बेचैनी के लक्षण, उल्टी के लक्षण। काशीपुर शहर और आसपास के इलाकों से चेन स्नैचिंग, झपट्टा मार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिशा निर्देश दिए हैं कि स्नैचिंग से जुड़े लोगों को सलाखों के पीछे किया जाए। इसी क्रम में ITI पुलिस ने चेन स्नैचिंग, झपट्टा मार घटनाओं से सम्मिलित अभियुक्तों का गैंग चार्ट तैयार किया है। पुलिस ने बीते दिन पहले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एक फरार चल रहा है। अभियुक्त को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए काशीपुर से गिरफ्तार कर लिया है और आज न्यायालय के समक्ष भी पेश किया गया। में पिछले लंबे समय से जो लोग चेन स्नैचिंग और झपट्टेमारी में इन्वॉल्व थे, तो इन पे पहले भी मुकदमे हुए हैं। 3 इसमें अभियुक्त थे, प्रभजोत सिंह, गुरपाल सिंह और सुनील। ये तीनों ही बाजपुर निवासी हैं। इन तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें से प्रभजोत सिंह, गुरपाल सिंह पूर्व में जेल में निरुद्ध है अन्य मुकदमों में, परंतु सुनील कुमार इसमें से फरार चल रहा था। आज सुनील कुमार की इसके तहत हमने गिरफ्तारी की है और माननीय न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया जा रहा है। इसी के साथ इसमें जो भी इन तीनों पर जो पुराने मुकदमे हैं उन सबका संज्ञान लेते हुए इनकी संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। मैम, शहर की जो है
चौराहे की, वो बुरी तरीके से प्रभावित है। पार्किंग ढंग से नहीं होने की वजह से वहाँ हमेशा जाम की व्यवस्था बनी रहती है। आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, जो पानी उठाकर उसको चिन्हित करके उस पर कार्रवाई जो बनती है वो करेंगे, परंतु उससे पहले वर्तमान में पिछले हफ्ते हम लोगों की चालानी कार्रवाई भी बढ़ी है। जो दैनिक चालान होते हैं, शाम की चेकिंग होती है, उसमें भी थोड़ा सा पूर्व से सुधार आया है और चालानी कार्रवाई हमने इसमें बढ़ाई है। इसी प्रकार थोड़ा सा नागरिकों को भी हम इसमें थोड़ा अवेयर करने का प्रोग्राम। तो चलिए मेरे साथ अपन उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।